हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर पे। तो आइए आज हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जो कि है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की, मतलब एक जो टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक, जो वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के हमें कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, कोऑर्डिनेट के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है यार। तो आज की वीडियो में हम इस फार्मूले को, मतलब ये एक तरह से फार्मूला ही है, तो इस फार्मूले को हम डेरिवेट करेंगे और उस पर बेस हम 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या एक्चुअल में। तो अच्छा ये बताइए, इसमें एक नया वर्ड आ रहा है ना, कि इसमें एक नया वर्ड है सेंट्रॉइड आ रहा है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है सर, ये समझते हैं। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, छोटे से छोटे भी कॉन्सेप्ट सबको क्लियर कर देंगे। बस आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा इस टॉपिक में। मतलब इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक को, सभी कंफ्यूजन को, एक छोटे से छोटी कंफ्यूजन को भी एकदम अच्छे से दूर करेंगे। बस आपको करना क्या है, एक लेक्चर को ईमानदारी से देखना, यानी कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा अच्छे से देखना। और हाँ, लेक्चर अच्छे से देखने का ये मतलब है कि अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं और एक्चुअल में इसको समझना चाहते हैं, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसमें जो भी चीज़ आपको नया दिखे, यानी कि जो डिफिनीशन हो, कोई डेरिवेशन हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई थ्योरम हो, कोई ऐसी लाइन हो जो कि आपको अच्छा लगे, जो कि आपके लिए यूजफुल हो, तो उसको जरूर लिखिए। क्योंकि क्या करें, जैसे कि सभी चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट को बोलकर समझा दिया जाता है। तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और उसको नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है ना, ओके। और अच्छा इसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स है ना। देखिए, और हमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें 3 वर्टेक्स है, याद रखिए, और 3 साइडें होती है ना ट्रायंगल में, ये तो सर हम पहले से जानते हैं। और इसमें क्या देखो, सेंट्रॉइड आ रहा है ना, तो सेंट्रॉइड को समझने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन समझना पड़ेगा कि मीडियन होता है क्या सर, ये मीडियन क्या आ रहा है। क्योंकि देखो सेंट्रॉइड कुछ है नहीं, सेंट्रॉइड एक्चुअल में मीडियन से ही आता है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यानी कि मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम सेंट्रॉइड कहते हैं। अब समझते हैं इस मीडियन क्या होता है क्या। देखिए हम पूछे ना कि आपसे बताएं कि एक ट्रायंगल में कुल कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं ना। तो जितने वर्टेक्स होते हैं हम उतने सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते, उतने हम मीडियन बना सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। और वैसे भी जब ट्रायंगल है तो 3 वर्टेक्स होंगे ही, तो 3 क्या होंगे, मीडियन। यानी कि एक ट्रायंगल में हम मैक्सिमम 3 मीडियन बना सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए मीडियन की डिफिनीशन क्या है, किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के, देखिए किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। बस सिंपल डिफिनेशन, यानी कि किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, यानी कि मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बीसी का मिड पॉइंट होना चाहिए पी, तो किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो एक मीडियन हमारा ये बन गया ना, और दूसरा मीडियन अगर हम बात करें तो दूसरा मीडियन हम इस वर्टेक्स से बना सकते हैं ना, सेम डेफिनेशन। किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक, 2 मीडियन बन गया, और तीसरा मीडियन यहाँ से बनेगा ना, तो तीसरा मीडियन यहाँ बना दिया। अब देखो इस तीनों मीडियन को बनाने के साथ साथ हमें एक मजेदार चीज ये मिल गई कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना। देखो ये तो कॉमन पॉइंट है ना, एक तरीके से बोले तो, यानी कि तीनों मीडियन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं ना। कॉमन पॉइंट का मिलने का ये मतलब है कि इसी को हम कॉन्करेंट बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का ये मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से पास होना, यानी कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, तो इसी पॉइंट को ही, इसी कॉमन पॉइंट को ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये हम कंस्ट्रक्शन में समझेंगे अच्छे से कि सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर सेंट्रॉइड से वर्टेक्स पर, अगर हम इसके बीच को, मतलब सेंट्रॉइड से वर्टेक्स के बीच जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम एक तरह से रेडियस की तरह अज्यूम करें और एक हम सर्कल बनाएंगे, तो ये पूरा जो सर्कल बनेगा ना, वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। हालांकि वो हमें आगे पढ़ना है, इसमें ये नहीं पढ़ना, बस इसमें ये समझो कि सेंट्रॉइड और मीडियन होते क्या, बस ये समझो। तो मीडियन समझ में, मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक, और सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड है क्या, सेंट्रॉइड हम किसे बोलते हैं,
मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही है तो हम सेंट्रॉइड बोलते हैं ना, बस यही है। ठीक, तो हम समझ गए सेंट्रॉइड क्या होता है। और इसमें एक स्टेटमेंट है जो कि आपके बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है और उसी को हेल्प करके उसी को मतलब उसी की हेल्प से क्या किया है और ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया। और वो स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। अब पूछोगे सर कैसे दिया हुआ है, तो नहीं, ये तो हमें बताया ही नहीं गया है कि कैसे 2:1 होता है। हम क्यों मान लें कि 2:1 होता है? तो भाई हम क्या करें, हम एक डीप पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कि क्यों 2:1 के ही रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को, देखिए एक दूसरे को 2:1 के ही रेशियो में डिवाइड करते हैं। उसका ये मतलब है कि बड़ी वाली साइड 2 हो गया और नीचे वाली साइड क्या 1 होगी, यानी इनका रेशियो 2:1 होगा और सेम इसका भी रेशियो 2:1 और इसका भी रेशियो क्या होगा 2:1। जो बड़ी वाली साइड होगी वो 2x, मतलब 2 कोई वेरिएबल समझ लो, तो 2x के इक्वल और ये 1x के इक्वल ऐसे होगी। तो हमें इसी को प्रूव करना, यानी कि एक स्टेटमेंट हो गया ना, ये एक स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी हमें ये स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूव करना। यानी अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर बना हुआ है, तो फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना। हाँ, एक चीज तो मैंने बताना भूल गया कि सेंट्रॉइड को हम मतलब जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल जी से। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो हाँ, अब बताओ इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना है? फिगर के अकॉर्डिंग हमें यही तो प्रूव करना है कि CG/GQ इसी का रेशियो 2:1 होना चाहिए ना। ध्यान से देखो, ये CG और GQ इन्हीं का रेशियो तो 2:1 होना चाहिए ना। यही तो मीडियन है। मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। ये कैसे आया है सर? उसके लिए हमें क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, जब इंटरसेक्शन मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रॉइड कहला रहा है, तो क्या जरूरत है तीन ऐसे मीडियन बनाने की? भाई हम 2 ही मीडियन से ही तो क्या करेंगे, 2 ही मीडियन से ही तो हम सेंट्रॉइड बना सकते हैं ना। देखो कैसे, एक मीडियन दूसरा मीडियन, अब तीसरा मीडियन में जाहिर सी बात है भाई, जब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होते हैं, कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब जो 2 मीडियन एक दूसरे को यहाँ पर कट किए तो तीसरा वाला मीडियन भी इसी पॉइंट से ही तो पास होकर जाएगा ना। तो चाहे हम तीसरा बनाएं या ना बनाएं, 2 ही मीडियन से हम सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस वाली सेंट्रॉइड को, इस वाले में मतलब मीडियन को मिटा दे रहे हैं ऐसे। इस मीडियन को मिटा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यही तो हमें प्रूव करना। ओके, इसको मिटा देते, ये वाला मिटा देते, ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम 2 मीडियन से भी सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ बताया ना। ओके चलिए, अब यहाँ देखिए एक चीज़ आता है ट्रायंगल की, मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आता है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम। अब सर ये तो नया चीज़ फिर आ गया। हाँ ये नया चीज़ है, लेकिन इस टॉपिक के लिए नया नहीं है। लेकिन अगर थ्योरम, अगर आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से समझाया गया होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्या एक्चुअल में। नहीं देखो, हम समझा दे रहे हैं वैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम होता है क्या, बस हम उसका स्टेटमेंट बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर उसको भी प्रूफ कराएंगे तो ये पूरा का पूरा लेक्चर तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। देखिए हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। देखो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, देखिए किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो बची हुई थर्ड वाली साइड की पैरेलल होती है, और साथ ही साथ बची हुई थर्ड लाइन के हाफ की इक्वल होती है। समझ पा रहे हो? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो वाली लाइन बची हुई थर्ड वाली साइड की पैरेलल होती है। कहने का ये मतलब है कि AC किसके पैरेलल होगा, AC पैरेलल होगा PQ के। एंड साथ ही साथ एक कंडीशन और है, साथ ही साथ इस बची हुई थर्ड वाली लाइन के हाफ की इक्वल होती है, यानी कि इसके बची हुई लाइन के आधे की इक्वल होती है। यानी कि 10 है तो कितना होगा, 5 ही होगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं AC किसके इक्वल होगा, AC/2 कर लो, AC/2 अपान इक्वल PQ। ये बची हुई साइड मतलब बची थर्ड वाली साइड इस वाली साइड के हाफ की इक्वल होगी। देखो हाफ की इक्वल हमने कर दिया, यानी कि स्टेटमेंट ये 2 चीज
ये दोनों चीज़ आती हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों चीज़ आती हैं, ठीक है ना। और हाँ अब समझते हैं। अच्छा देखिए, हमें प्रूफ क्या करना, हमें सी जी और जी क्यू का रेशियो फाइंड करना ना। तो इसलिए हम एक ऐसा एक ट्रायंगल सोचते हैं कि जो इन्हीं दोनों साइड पे, मतलब इन्हीं दोनों एक ऐसा हम एक दो ऐसे ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल हम जो कंसीडर करेंगे उसमें सी जी और जी क्यू आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बता रहे हैं क्यों हमने इसी दोनों ट्रायंगल को ही कंसीडर किया। हम चाहते तो ये और ये भी ले सकते थे ना, उसमें भी सी जी और जी क्यू आते हैं, लेकिन हमने उसी को ही क्यों लिया। देखो लिखते हैं इन ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल को पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है पहला वाला, और ए जी सी एंड ट्रायंगल क्यू जी पी। इसमें देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, अच्छा एक काम करते हैं ना, हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बना देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो वहां से एक रेशियो कुछ आ रहा है ना। देखो सी जी और जी क्यू, इनका एक रेशियो तो आएगा जरूर ही। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर पाते हैं तब, और प्रूफ करना तो आसान ही है बिल्कुल। देखो कैसे, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल यार। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्या, ध्यान से सोच लो, सोचो ध्यान से। ये वाला एंगल क्या इस वाला एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे, देखो हमने अभी इसके पहले लिखा ना कि AC पैरेलल है PQ के। जब अब सोचो AC PQ के पैरेलल है, AC PQ के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल हम AP यूज करना है, तो ये वाला एंगल और कौन सा, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो कहलाते हैं ना। तो वहां से ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कॉमन एंगल अगर इक्वल आते हैं तो वहां पर हम एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि इन ट्रायंगल AGC और QGP में हमने देखो इस वाला एंगल का नाम क्या होगा बताइए, AGC होगा ना। यानी एंगल AGC इक्वल होगा एंगल उसके नीचे वाले की, यानी QGP। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की ही वजह से तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, और साथ ही ये वाला एंगल इस वाला एंगल के। तो इन दोनों एंगल को इक्वल लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि AC पैरेलल है QP के एंड ट्रांसवर्सल AP, सच दैट AC पैरेलल है PQ के एंड ट्रांसवर्सल, देखो AC पैरेलल है PQ के एंड ट्रांसवर्सल AP, तो वहां से ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के ना। और इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, CAG। एंगल CAG इक्वल होगा एंगल, देखो CAG इक्वल होगा एंगल GPQ। एंगल GPQ रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की ही वजह से तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ओके। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल हमने इक्वल कर लिया ना, एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल। तो दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो वहां हम लिखते हैं भाई एंगल सिमिलरिटी। वहां हम एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी। ये आप सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े होंगे अच्छे से, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ट्रायंगल का लेक्चर देखिए जरूर। तो भाई एंगल सिमिलरिटी क्या होगा, देखिए एंगल सिमिलरिटी क्या करती है कि मतलब एक एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए एक क्राइटेरिया होती है कि अगर दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल AGC सिमिलर होगा। देखो ये सिमिलर का साइन है, ऐसे इसी को सिमिलर का साइन बोलते हैं। सिमिलर AGC वाला ट्रायंगल PGQ वाले ट्रायंगल की क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखो जब अच्छा इसको करस्पॉन्डिंग लिखा रहता है, हमने यहाँ पर P लिखा है, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो AGC और AGC पहले ये वाला एंगल है ना, तो इसमें दूसरे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल किसके इक्वल था, इस वाले एंगल के ना, इसलिए इसका नाम पहले लिखा गया P, उसके बाद दूसरा G, उसके बाद Q। तो यहाँ से देखो अब ये हो गया ना बाई एंगल सिमिलरिटी, हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब देखिए हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। इन सिमिलर ट्रायंगल लिख लो, इन सिमिलर ट्रायंगल
रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। देखिए ये आपको अगर अच्छे से पूरा डीप समझना है ना, तो उसके लिए आपको ट्रायंगल का लेक्चर देखना पड़ेगा, उसी से समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो इन सिमिलर ट्रायंगल रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो अब समझते करस्पॉन्डिंग कैसे चेक करते हैं। देखो यहाँ से पहले वाला एजी ले रहा है ना, तो इसका भी पहला क्या होगा, पीजी है ना, तो एजी अपान पी जी इक्वल होगा। देखो एजी अपान पी जी इक्वल होगा और जी सी अपान क्यू, जी क्यू के ना, देखो जी सी अपान जी क्यू के, और ये इक्वल होगा ए सी अपान, देखो इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो ए सी अपान पी क्यू के, ए सी अपान पी क्यू के। ओके, उसके बाद देखते हैं। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना बताइए। हमें प्रूफ करना सी जी और जी क्यू प्रूफ करना। देखो यहाँ से यहाँ देखो सी जी और जी क्यू आ रहे हैं नहीं, देखो सी जी, भाई चाहे जी सी लिखो चाहे सी जी लिखो, बात सेम है ना। तो सी जी और जी क्यू इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, 2:1 के ना। तो और हमें क्या पता है बताइए, हमें ए सी और पी क्यू में कुछ रिलेशन पता ना। देखो यहाँ ए सी और पी क्यू में एक रिलेशन पता, तो इसका मतलब इसका यूज तो कहीं पर है ही नहीं ना, ए जी और बी जी, ए जी अपन पी जी का ना, इसको छोड़ दो भाई। दो देखो किसी भी अगर कोई ऐसा इक्वेशन है हमारे पास जिसमें 3 टर्म्स अगर आपस में इक्वल हैं, तो हमने आपको बताया था एग्जांपल से कि अंश अमन अंशु, अगर अंश अमन का दोस्त है और अमन अंशु का दोस्त है, तो अंश अंशु का ऑटोमेटिक दोस्त हुआ कि नहीं, बिल्कुल। यानी कि अगर अंशु छोड़ना भी चाहे तभी क्या होगा, ये आपस में दोस्त तो होंगे ही, अब वो हो या ना हो, लेकिन क्या होगा जब देखो जब अंश अंशु का दोस्त, अंश अमन का दोस्त है और अमन अंशु का दोस्त है, तो अंश और अंशु ऑटोमेटिक दोस्त होंगे। कहावत है ना, चोर चोर मौसेर भाई, क्योंकि दो अगर चोर होते हैं तो दोनों चोर आपस में भाई भाई तरह होते हैं। तो देखो 3 ऐसे समझो यार, जब 3 टर्म्स आपस में इक्वल हो तो कहीं 2 टर्म्स को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो वहां से हम इन दोनों को इक्वल करते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई हमें यूज ही नहीं दिखाई दे रहा। तो वहां से हम लिख लेना, देखो जी सी को हम क्या लिखेंगे, जी सी को हम सी जी लिख लेना, सी जी अपान जी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, और ए सी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी क्यू, तो सी जी अपान जी क्यू इक्वल ए सी। हाँ ये बताइए ए सी की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बताओ सोच के दिखाओ। ए सी, अच्छा अगर ए सी इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो तो ए सी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू बन जाएगा ना, ए सी इक्वल 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो क्या हम ए सी के प्लेस पर 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे तो पी क्यू है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पी क्यू से पी क्यू क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि सी जी, देखिए सी जी अपान जी क्यू, इनका रेशो क्या आ रहा है, 2/1 आ जा रहा है ना, देखिए। और क्यू से जो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल होगा तो 2/1 ही तो आएगा ना। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी जी इज टू जी क्यू इक्वल क्या हो गया, 2:1। देखिए यहाँ से आ गया ना, सी जी और जी क्यू का रेशो क्या आ रहा है, 2:1। तो एक मिनट, ये क्या कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि सी जी और जी क्यू का रेशो क्या आ रहा है, 2:1। देखो हमने वही तो हमें प्रूव करना था ना, हमने प्रूव कर दिया। यानी कि अब तो नहीं, मतलब कभी पूछोगे ना कि सर सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के मीडियन, हाँ किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्यों। तो अब समझ गए ना यहाँ से कैसे हमने प्रूफ किया है कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट था, ये बस हमें बुक में हमारे सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो हमने प्रूफ कर दिया कि कैसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम फार्मूले को अच्छे से लिखते हैं। उसके बाद हम अभी तो हमें ये फार्मूला थोड़ी बनाया, अभी हमने एक स्टेटमेंट को हमने प्रूफ किया ना, हम फार्मूले को डेरिवेट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। देखिए समस्या, एक ट्रायंगल बनाते हैं इसे, एक ट्रायंगल इसे बनाते हैं ए बी सी। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो पहले सेंट्रॉइड बनाते हैं ना, और सेंट्रॉइड कैसे बनता है, सेंट्रॉइड हम मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं ना, देखो ये है और ये है, तो इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसको नाम जी देते हैं, कैपिटल जी, और इसको पी और इसको क्यू नाम दे रहा है। तो अगर अब हम कहें कि सेंट्रॉइड अगर जी है
तो ऊपर 2 होना चाहिए और ये 1, यानी कि जो जी वाला पॉइंट है वो जी वाला पॉइंट जी वाला पॉइंट पी सी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब तो कन्फ्यूजन नहीं होगा ना कहीं पर भी, चाहे ए क्यू मीडियन को लो चाहे पी सी मीडियन को लो, दोनों को ये 2:1 के ही रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना भाई, हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था कि मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि सभी मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, कैंसिल करके 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसके पहले तो प्रूफ कर लिया। अब वहाँ से समझ रहे हो क्यों हम 2:1 लिख रहे हैं ना। ओके, और हमें क्या करना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला फाइंड करना है ना, यानी कि देखो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि हमें इस ट्रायंगल की जो सेंट्रॉइड है जी, इसी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना। उसके लिए हम एक मानते हैं, सबको मानने का ये मतलब है कि जो ए है इसको हम x1 y1 मान ले रहे हैं, जो b है इसको हम x2 y2 मान ले रहे हैं, जो c है इसको हम x3 y3 मान ले रहे हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, ये p क्या है बताओ, p एक तरह से ab का मिड पॉइंट है ना। यहाँ पर लिखोगे, हमने ऐसे कर लो, पहले लिख लो, लेट ऐसे कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर अ ट्रायंगल ए जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। कंसीडर द ट्रायंगल ABC एंड मीडियन AP एंड देखो मीडियन AP कर रहे हैं, मीडियन CP है ना, हाँ मीडियन CP एंड बताओ CP और एक क्या है AQ, मीडियन CP एंड AQ। अब बताइए हमने लिखा एंड सेंट्रॉइड G एंड सेंट्रॉइड कैपिटल G, सेंट्रॉइड क्या है G है। अब बताइए जब हमने क्वेश्चन में कह दिया कि जो CP है वो मीडियन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि सच दैट अ P is the midpoint of AB। बात सही है, P वाला पॉइंट क्या है, AB का मिड पॉइंट ये तो है, अगर मिड पॉइंट होगा तभी तो ये CP मीडियन कहलाएगी ना। तो अगर P AB का मिड पॉइंट है तो क्या हम P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, देन P इक्वल हम कर सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। कुछ समझ पा रहे हैं आप कि हमने P को ऐसे क्यों लिख दिया। भाई मिड पॉइंट फार्मूला तो यही है, बताओ। अभी इसके पिछले वीडियो में हमने क्या मिड पॉइंट फार्मूला तो पढ़ा था ना, कि जब भी किसी भी लाइन, कोई भी लाइन मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उसका उसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है ना कि x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, यही तो उसका कोऑर्डिनेट होता है ना। ये तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला ही पढ़ा है ना। ओके, ये यानी कि P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो गया ना। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, ये हो गया। ओके, और हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है एक्चुअल में, हमें तो एक्चुअल में G पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना ना। अब देखो, अब अगर तुम CG को ध्यान से देखो, इन सबको छोड़ दो, पूरा ट्रायंगल छोड़ दो, अब तुम CG को ध्यान दो, CP वाली लाइन को, CP वाली लाइन को देखो, ये है C और ये क्या है P, और ये पॉइंट बीच में क्या है G है, और ये क्या 2:1 है ना। और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3। हम थोड़ा अलग करके दिखा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन वही है, बस हम थोड़ा अलग करके दिखा रहे हैं। CP को हमने अलग कर दिया है, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, देखो यहाँ पर हमने तो अलग से निकाला ही है, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, ये है। अच्छा, यहाँ से आपको एक सेक्शन फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, सेक्शन फार्मूले की तरह यूज हो रहा है ना। देखो कोई पॉइंट है जो कि सी लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, और इनके दोनों एंड पॉइंट इनका एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये तो वही हुई ना। इसको हम क्या मानते हैं, इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, इसको x1 x2 मानते हैं, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, सेम वही चीज़ तो है ना। तो यानी कि हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऐसे लिखो, अब ये देखो, अब हमने तो सोच लेना कि सेक्शन फार्मूला ही हमें लगाना है, तो हम यहाँ पर जो C पॉइंट है ऐसे मानेंगे ना, लेट जो पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, इसको हम क्या मान लें, इसको हम x1 y1 मान लें, और इसको हम x1 y1, हाँ इसको हम रेड से लिख रहे हैं थोड़ा। अच्छा, x1 y1 तो हमने पहले ही लिख लिया ना।
ओके इसको अच्छा हमने थोड़ा गड़बड़ किया क्या, x1 का मैं y1 मान के, ऐसे इसको मानो ही मत यार, इतना तो समझ ही सकते हो, डायरेक्ट लिख लो बाई सेक्शन फार्मूला, ऐसे लिख लो बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अगर सेक्शन फार्मूला नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बताओ, सेक्शन फार्मूला नहीं लिखना चाहते हो तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला लिख सकते हो ना, इंटरनल डिवीजन फार्मूला। तो वहां से जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ जी ऐसे लिख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ जी। ध्यान से देखना इसी को, क्योंकि मैं एक बार में पूरा करने जा रहा है। देखो अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ जी फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला होता है m1 x2। देखो इसको हम m1 मान ले रहे, देखो इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, ठीक है ना। और एक मिनट के लिए इसको x1 मान लो, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है ना। तो फार्मूला होता क्या बताइए, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। फार्मूला याद है ना, फार्मूला तो यही होता है ना, बिल्कुल। तो ये सेक्शन फार्मूला ना, देखो बाई सेक्शन फार्मूला, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी का फार्मूला ये हो जाएगा ना। तो ऐसा मत सोचना कि x2 है तो x2 लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं। इस लाइन के लिए x2 क्या है बताइए, इस लाइन के लिए x2 हमारे पास कितना, देखिए ये है ना, और m1 कितना, m1 है 2। तो हम सॉल्व करते हैं, देखिए हाँ यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखिए m1 कितना बताइए, m1 है हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 इंटू, और x2 कितना है बताइए, x2 हमारे पास है x1 प्लस x2 अपान 2, m1 x2 हो गया प्लस m2 x1, और m2 कितना, देखो m2 हमारे पास 1 है ना, देखो, और यहाँ पर इसको m2 लिख लो जी, ये है m2 हमारे पास कितना है 1, m2 है 1 इंटू, और m2 के बाद क्या है x1 है ना, और x1 कितना है, x1 हमारा x3 के इक्वल है ना, ये है x3 अपान क्या है उसके बाद m1 प्लस m2। ओके m1 प्लस m2 मतलब कितना, 2 प्लस 1 कितना, 2 प्लस 1 हो जाएगा ना, 2 प्लस 1। ओके उसके बाद ये क्या हो गया, ये तो हमारा सिर्फ ये निकला ना, ऑप्सिका निकला, इसी को तो हम ऑप्सिका बोलते हैं ना, ऑप्सिका निकला भी। उसके बाद हमें ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ सोच लो एक बार। उसके बाद कामा करते हैं ना, इससे कामा m1 y2, तो m1 हमारे पास कितना है 2, और y2 कितना बताइए, y2 यहाँ से ध्यान दो तो y1 प्लस y2 अपान 2। और एक काम करते इसको मिटा देता, जो नीचे वाला ना इसको हमने अलग किया था ना, इसको मिटा दो। और उसके बाद क्या लिखना है, m2 y1 लिखना है ना, तो m2 y1 देखो कितना होगा, m2 1 होगा, और y1 y3, तो 1 इंटू y3, याद रखना 1 इंटू y3 प्लस 1 इंटू y3। ओके अपान में भी m1 प्लस m2 है ना, और यहाँ पर भी m1 प्लस m2 था ही, तो 2 प्लस 1 ही तो होगा ना, ये 2 प्लस 1 ये हो गया। ओके अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है ना, देखो ये कैंसिल हो गया, और सिमिलरली यहाँ ये भी कैंसिल हो गया ना। ओके अब देखिए क्या आ रहा है, ओके तो ये आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस, अच्छा 1 इंटू x3 करोगे तो x3 ही तो होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 1 कितना हो गया 3 कामा, और ये कितना हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान, ये भी तो y3 हो जाएगा ना, अपान 3। यानी कि देखो एक इंटरेस्टिंग फार्मूला बन गया ना हमारे पास। वो फार्मूला क्या बन गया, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फार्मूला ये तो हमारा बन गया ना। यानी देखो ये क्या है, सेंट्रॉइड और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ही तो है ना, जी क्या है बताइए, सेंट्रॉइड ही तो है ना। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, जहां पर x1 y1 x3 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 है क्या बताइए, तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है ना। देखो x1 x2 x3 मतलब तीनों, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है तो तीनों वर्टेक्स के ऑप्सिका को जोड़ करके अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, वो हमारा सेंट्रॉइड का ऑप्सिका निकलेगा। और अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट के ऑर्डर को अगर हम ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे सेंट्रॉइड का ऑर्डर निकलेगा, ठीक है ना। यानी यहां से लिख सकते हैं, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी इक्वल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान
3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। और ये फार्मूला कब होगा, जब तीनों ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानेंगे तब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये फार्मूला अच्छा से बन गया है। ओके, देखते हैं एक बार एक कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यानी कि आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, बस यही इसी फार्मूले के लिए हमने इतना सब कुछ किया है। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड यानी कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फार्मूला कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ओके, ये नोट कर लीजिए और इसी बेस पर हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाते हैं अब। आइए अब समस्या हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टाइसेस आर a -3,0 b 5,-2 एंड c -8,5। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, यानी कि सेंट्रोइड का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। देखो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें एबीसी। तो एक काम करो, इसे फिगर बना लो छोटा सा। देखो फिगर बनाने से ना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है क्वेश्चन को समझने की। तो ए कितना दिया हुआ है, -3,0, बी कितना दिया हुआ है 5,-2 और सी कितना दिया हुआ है -8,5। तो देखिए चाहे तो इसको अलग मान लो, चाहे एक ही ऐसे ही मान लो, डायरेक्ट मान लो। इसको हम x1, y1 मान ले रहे हैं और इसको x2, y2 मान ले रहे हैं, इसको x3, y3 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। चाहे तो हम अलग अलग मान सकते हैं, ऐसे मान लो। अगर ऐसा नहीं तुम सेटिस्फैक्शन हो, ऐसे नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ऐसे मान लो कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3,0, इसको हम क्या मानेंगे x1, y1 मानेंगे। तो खूब अच्छे से लिखो। और बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट है -5,2, इसको हम क्या मानेंगे x2, y2 मान ले रहे हैं। और सी जिसका कोऑर्डिनेट है -8,5, इसको हम मान ले रहे हैं x3, y3, y3। ओके, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए अब फार्मूला हमारा क्या है, देखिए क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना। देखो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। ये हमारे साथ बोलिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। बिल्कुल यही तो होता है ना फार्मूला हमारा। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकालो। और क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो x1 कितना है, x1 हमारे पास यहाँ -3 है ना। ओके, -3 प्लस ऑफ x2 कितना है, -5 है ना। ओके, यहाँ -5 प्लस ऑफ x3, तो x3 हमारे पास है -8। ओके, -8 अपान 3 कामा y1। देखो y1 कितना है वहां से, देखो y1 के प्लेस पर यहाँ 0 है ना। ओके, हो गया 0 प्लस ऑफ y2 के प्लेस पर हम 2 है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, प्लस ऑफ y3 के प्लेस पर है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं अपान 3। ओके, सब कुछ सम कर लो। तो अच्छा देखो ये -3 -5 -8, यानी कि तीनों माइनस में ना तो जुड़ जाएंगे। तो 5 3 8 और 8 8 कितना हो जाएगा 16, यानी कि -16 डिवाइडेड बाई 3 कामा और 5 2 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यही तो हमारा आंसर हो गया ना। अभी तो कैंसिल होगा ही नहीं, देखो ना तो कैंसिल होकर छोटा भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि -16/3 कामा और 7/3 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टाइसेस और -3,0, 5,-2 एंड -8,5। ठीक है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो मतलब ये तो एक तरह से कहें तो ये तो अभी लेवल 1 का एक क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया और लगभग वीडियो भी 35-40 मिनट का हो गया होगा।
तो अब देखिए आज की वीडियो हमने क्या किया, आज की वीडियो हमने मतलब मेन कॉन्सेप्ट को यानी कि कह ले तो मेन फार्मूले को हमने डेरिवेट किया ना, यानी कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, तो अब देखिए हमने उस पर बेस हमने एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। अब क्या करेंगे, अगले जो मतलब इस टॉपिक का जो अगला वीडियो आएगा यानी कि लेक्चर नंबर 6 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम खूब अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल समझेंगे, फिर उसके बाद जो होगा समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है, इस कॉन्सेप्ट पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन नहीं आए, जो भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।